मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त हो रही है। इस बीच अलग अलग राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आज से दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के खुलने का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा तो दिल्ली में कारोबार के ग्राफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। रोजाना 1000 से कम मरीजों की संख्या आने के बाद दिल्ली में आज से खुल गईं फैक्ट्रियां। अनलॉक होते ही दिल्ली के आनंद पर्वत के इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। इंडस्ट्री इलाकों को खोल दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम आनंद पर्वत के इलाके में हैं, एक इंडस्ट्री के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री को दोबारा खोलने के लिए कामकाज को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ पुनीत गोयल हैं बातचीत करने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ा और आगे क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही फिलहाल, लेकिन इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। इससे कितनी खुशी मिली है तमाम लोगों को? सर, खुशी तो बहुत ज़्यादा मिली है कि भैया अब ये सब खुलेगा, सबके घर परिवार चलेंगे, मजदूरों को काम मिलेगा। हमें भी अपनी सब जितना भी इंडस्ट्री को हमने चलाया है इतने दिनों से, हम इसको बच्चे की तरह पनपा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। केजरीवाल सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम शुरू करने की इजाजत दी है। इसके तहत फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत मिली। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। कोरोना की तबाही की वजह से दिल्ली में 20 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन ने आर्थिक हालात कमजोर कर दिए, लेकिन जैसे ही हालात सुधरने लगे, केजरीवाल सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और दो एक्टिविटीज़ कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना ग्राफ तेजी से गिरा है। सीएम योगी ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से ढील को लेकर कई फैसले लिए, जैसे 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कर्फ्यू में छूट नहीं। 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज में कोई छूट नहीं। सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में कोई छूट नहीं। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था रहेंगे बंद। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। कोरोना नियमों के साथ निर्माण कार्य को मंजूरी। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी भी कल से अनलॉक की तैयारी कर रहा है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को
कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वहीं देश के दूसरे राज्यों में कहीं ढील दी गई तो कहीं लॉकडाउन को बढ़ाया गया। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू 10 जून तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। लेकिन कल से दफ्तरों को 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना को लेकर कड़े नियम लागू रहेंगे। झारखंड में पहले से ही 3 जून तक लॉकडाउन है। ओडिशा में भी लॉकडाउन को 17 जून तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दे दी गई है। तेलंगाना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रियायत का वक्त अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पुडुचेरी में पहले से ही 7 जून तक लॉकडाउन है। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलती थीं, जिसका समय बढ़ाकर अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं शर्तों के साथ मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या मॉल के साइज के हिसाब से तय होंगी। तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर बरपाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए राज्य सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लापरवाही की इंतहा क्या होती है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। चल रही है, हथौड़े चल रहे हैं, धूल धूसर है सीसीयू वार्ड। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो है लेकिन धूल फांकता, ऑक्सीजन बेड तो है लेकिन कबाड़ से लदा हुआ, मशीनें तो हैं लेकिन उन पर धूल की परत चढ़ी हुई है। तो देखिए गहलोत जी, ये आपके जैसलमेर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। आइए देखिए कम से कम एक बार सही। दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जैसलमेर अस्पताल की। ये जैसलमेर अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसका क्रिटिकल केयर यूनिट है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर ये हकीकत है यहाँ की। वो अस्पताल जो आसपास के सैकड़ों गांवों को केटर करता है, यहाँ पे इलाज चलता है, उसका आलम क्रिटिकल केयर यूनिट का ये है कि डिफंक्ट पड़ा है। और यहाँ पे बेड की हालत यह है कि उसमें कबाड़ रखा गया है और जो वेंटिलेटर्स की जरूरत, मशीन की जरूरत क्रिटिकल केयर यूनिट में होती है, वो कोरोना काल में, पैंडेमिक के टाइम में इस तरह से आप देखिए सारी बंद पड़ी है। एक कबाड़ खाने की तरह इस क्रिटिकल केयर यूनिट को रखा गया है। ये तब है जब कोरोना काल में आईसीयू की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए सारी सामग्री पड़ी हुई है, मशीनों को इस तरह से ढक के रखा गया है और तमाम महंगी इक्विपमेंट इस तरह से ठप पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली साल पहली लहर में यहाँ पे लगभग 17 वेंटिलेटर जैसलमेर के अस्पताल को मुहैया कराए गए थे। उसमें से 13 यहीं पे लगाए गए, लेकिन कोई भी वेंटिलेटर ऑपरेशनल नहीं है। ये आलम है, यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम हो रहा है। भैया जी देख रहे हैं कब से शुरू किया भैया? 2 घंटे पहले। यही हालत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ जी 3 तो बने हुए हैं। हाँ। एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बेड बना रहे हैं। बना रहे हैं।
जहां से अस्पताल में मरीजों की मॉनिटरिंग होती है, वहां तो सन्नाटा है और सन्नाटे के साथ लिपटी है बहुत सारी धूल। आइए आपको दिखाते हैं मॉनिटरिंग रूम की तस्वीर। सीसीयू में एक मॉनिटरिंग रूम होता है जहां नर्स बैठती है, 1, 2, 3, 4 पेशेंट्स को देखती। यहाँ आप देखिए किस तरह से फाइलों से लेके पीपीई किट धूल फाक रहे हैं। डॉक्टर साहब तो नदारद ही रहेंगे, ना एसी चल रहा है ना कुछ, पूरा ठप पड़ा हुआ है, काफ़ी धूल है, फाइलें पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखिए आप कुछ और सामान पड़ा हुआ है। और देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बेड्स होते हैं तो एक्टिव होते हैं, क्योंकि इतने समय से ये महामारी चल रही है तो कम से कम 4 पेशेंट्स को यहाँ पे उनका इलाज किया जा सकता। क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जा सकता, पर ये लापरवाही कह लीजिए प्रशासन की, या प्रशासन की बेरुखी कह लीजिए, कि इतने खस्ता हाल में, इतने बदहाली में ये क्रिटिकल केयर यूनिट रखा है, जो शर्मसार करता है सरकार की उन दावों को, या उनकी पोल खोलता है कि राजस्थान में जो कोविड की लड़ाई है बहुत चुस्ती से लड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दावों और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। अव्यवस्थाओं का अंबार है ये अस्पताल। गहलोत जी खुद बहुत बीमार है। पीएम केयर फंड से आए हुए ये वेंटिलेटर जैसलमेर अस्पताल के कोविड वार्ड में धूल फाक रहे हैं। आलम यह है कि 13 वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर फंड से आए थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो ऑपरेशनल नहीं है। ये कोविड वार्ड है आप देख रहे हैं, और किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगा। शायद उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना हो, पर इन मशीन का खस्ता हाल देखिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मशीनें कितनी इस्तेमाल में है। जिस तरह से पूरी धूल बुरी तरह से लगी हुई है, इसमें बताया जा रहा है कई के कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कई में तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी बात ज़ोरों पर है कि इस अस्पताल में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो वेंटिलेटर चलाते हैं, उनका अभाव है। इसके चलते ये मशीन्स को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया, वो भी दिक्कत नहीं होती, पर ये उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हैं जब जैसलमेर की जनता को इसकी सख्त ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज की जिंदगी अब गई कि तब गई। बेड जो अंदर पड़े हैं धूल फाक रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो तड़प के मर जाते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर चल के पेशेंट तो यहाँ आता है, और यहाँ से आगे रोज रेफर करके भेजते हैं जोधपुर 400 किलोमीटर। तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई सुविधा नहीं है, तो रास्ते में हजारों मरीजों ने दम तोड़ा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 2-4 रोज में स्थितियां सुधार लेंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का जो है हमने कोविड वार्ड में सेटअप कर रखा है। कोविड वार्ड में हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमने पेशेंट पर वेंटिलेटर लगाए भी हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट ने लगाए हैं। जब फिजिशियन रिकमेंड करता है तो एनेस्थेटिस्ट वेंटिलेटर भी लगाए हैं उन्होंने। जहाँ तक आपका ये पूछना है कि पुराना आईसीयू में 3 बेड हैं, उनको हमने रिपेयरिंग करके उसको भी हम 2-4 दिनों के अंदर शुरू कर देंगे। काश कि राजस्थान की सरकार अपने इस जवाहर अस्पताल को देखती तो उसे दिखते तड़पते हुए मरीज, परेशान तीमारदार और मरीजों से ज्यादा बीमार अस्पताल। ये तस्वीरें राजस्थान सरकार की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जनता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार चैन की नींद सो रही है। शायद हमारी ये रिपोर्ट उस सिस्टम को झकझोरे जो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, जैसलमेर आज तक। कोरोना के संकट से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीनेशन का। WHO ने कह दिया है कि जब तक 70% आबादी को वैक्सीन नहीं लगाई जाती तब तक कोरोना की महामारी को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में अब तक करीब 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है। बिना वैक्सीनेशन के कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता, ये बात बार बार एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं और इसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जोर देता रहा है।
लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर पड़ी, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने कहा कि यह महामारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक 70% आबादी को टीका नहीं लग जाता, क्योंकि बड़ी चिंता इस बात की है कि वायरस अपना रूप बदलकर ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। इसी से कोरोना की एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, लेकिन कोरोना की इन लहरों को बेअसर किया जा सकता है अगर बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए। डोज के हिसाब से देखें तो जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन में भारत ने 4 महीने में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, जो चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो भारत में अब तक करीब 4 करोड़ 45 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं, यानी 3.1% आबादी का ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है, जबकि 16 करोड़ 76 लाख लोगों को एक डोज लग गई है, जो 135 करोड़ की कुल आबादी का 15% के करीब है। यानी इस आंकड़े को 70% आबादी तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जबकि भारत में तीसरी लहर का सीधा खतरा है और वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत है। सरकार का टारगेट यह है कि दिसंबर तक करीब 94 करोड़ की पूरी वयस्क आबादी को टीका लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए अनुमान है कि अगस्त से हर दिन कम से कम 90 लाख डोज लगाने होंगे, जबकि पिछले 24 घंटे में करीब 30,35,000 टीके लगाए गए। इस हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार आगे कम से कम 3 गुना बढ़ानी होगी और दिसंबर तक यही स्पीड रखनी होगी अगर सबको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि ऐसा किए बिना कोरोना के खतरे को कम नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के धीरे धीरे उतार के बीच कई राज्य अनलॉक की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। जिले में क्या करना है, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। यूपी में लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन 55 जिलों में 1 जून से शर्तों के साथ कई रियायतें दी जाएंगी। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच दुकान और बाजार, ऑफिस आदि खुलेंगे। एमपी में भी 1 जून से अलग अलग जिलों के हिसाब से अनलॉक होगा। जहां संक्रमण की दर 5% से कम है, वहां पहले की तरह दुकानें खोली जा सकती हैं। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभी पहली रियायत यही है कि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन अलग अलग चरणों में खोला जाना है। 31 मई की सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद पर्वत के इलाके में, एक इंडस्ट्री के भीतर हम मौजूद हैं जहां पर साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है। आखिरी रूप दिया जा रहा है कि किस तरह से कामकाज को शुरू किया जाए। करीब महीने भर से कोरोना कर्फ्यू के दायरे में रहने वाला मध्य प्रदेश अब 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार ध्यान इस बात का रखा गया है कि संक्रमण जिन जगहों पर ज्यादा है वहां पर अधिक छूट ना दी जाए। लॉकडाउन हटे तो सही, लेकिन सीमित संख्या में ही लोग बाहर निकल सके।
कई राज्यों में केस लगातार कम हुए तो ढील देने का फैसला किया गया, लेकिन कई राज्य थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभी कुछ हफ्ते सावधानी बरती जाए। इसके बावजूद आज नहीं तो कल अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना से लड़ाई का अस्थायी समाधान नहीं है। कोरोना से लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन से ही जीती जा सकती है। लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट के बाद आगे केस बढ़ने के किसी खतरे और आशंका को वैक्सीनेशन से ही कम किया जा सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है और ज्यादा संक्रामक हो रहा है। अब वियतनाम में कोरोना का ऐसा वेरिएंट मिला है जो कि ब्रिटेन और भारत में मिले खतरनाक वेरिएंट का मिला जुला रूप है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वियतनाम में कोरोना के ऐसे ही एक नए रूप से खलबली मच गई है। वियतनाम में कोरोना का एक ऐसा नया वेरिएंट मिला है जिस पर दावा है कि वो हवा में तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट को ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट का मिला जुला रूप बताया गया है। वियतनाम में यह चिंता इसलिए है क्योंकि पिछले साल वियतनाम में कोरोना के संक्रमण को काफी हद तक रोका गया था, लेकिन अप्रैल के बाद से वहां अचानक कोरोना के मामले दोगुने हो गए। वियतनाम में अब तक कोरोना के करीब 7,000 केस आए हैं और 47 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। इसके आधे केस अप्रैल और मई में आए हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि वियतनाम में ये मामले कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़े हैं, जिसमें एक वेरिएंट ब्रिटेन और भारत में मिले वायरस का हाइब्रिड रूप बताया जा रहा है। इसमें कोरोना के यूके वेरिएंट ने दिसंबर-जनवरी में ब्रिटेन में तबाही मचाई थी, जबकि भारत में मिले B1617 वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर का कारण बताया गया। भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, इन 4 देशों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई थी। भारत में मिले B1617 वेरिएंट को WHO ने ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, जो यूके वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक है। अब वियतनाम में नए वेरिएंट से दुनिया में और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वियतनाम से पहले सिंगापुर ने भी दुनिया को अलर्ट करने वाली ऐसी खबरें दी थी कि वहां कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं और इससे बच्चों को भी बड़े खतरे का डर है। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ।